स्वागत है आप सबका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूसेंट सीरीज़ में। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप को एशिया से अलग करती है? तो यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। कितना आसान है याद रखना। देखिए, यूरोप को एशिया से अलग करती है यूराल पर्वत, और ये किर्गिस्तान के, कजाकिस्तान के पास वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है और यूरोप को एशिया से अलग करती है। गांधी जी की अध्यक्षता वाला एकमात्र आईसीसीसी सत्र में आयोजित किया गया था। तो ये कौन सा आयोजित किया गया था? गांधी जी की सत्र अध्यक्षता में जो कांग्रेस का सत्र था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, और इसका डेट भी पूछा जाता है तो वो भी याद रखना है। 1924 में हुआ था, बेलगांव महाराष्ट्र में ये हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो आपको याद रखना है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। भारतीय संविधान में टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी निकल के आता है कि पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10 थे। अब बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, किससे? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में था। और इसके द्वारा क्या किया गया कि जो घर के गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, माँ पिता, अपने बच्चों को 10वीं तक की पढ़ाई जरूर करवाएंगे, 6 से 14 तक। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां। कब आया था? 2002 में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया। तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ के हो गई 11, जो 2002 में एक और ऐड किया गया। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। विजयनगर के मध्ययुगीन शहर को अब के रूप में जाना जाता है? तो विजयनगर यानी सिटी ऑफ विक्ट्री इसे बोला जाता था, क्योंकि जो ये हमेशा जीतता था। तो इसके अब क्या बोला जाता है? इसे अब हम्पी बोला जाता है। और ये हम्पी कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। आपको याद रखना है, विजयनगर को हम्पी बोला जाता है और ये कर्नाटक में है। निम्नलिखित में कौन सा गुरु नानक की जन्मस्थली थी? तो गुरु नानक की जन्मस्थली कौन सी थी? ये थी तलवंडी। देखिए, अभी हाल ही में टीसीएस एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन था कि गुरु नानक की जन्मस्थली कौन सी थी। अच्छा, गुरु नानक पैदा कब हुए थे? तो 15 अप्रैल 1469। ये याद रखना है, 1469। ठीक है। और गुरु नानक के जन्मदिन पे प्रकाश पर्व मनाया गया था। और ये प्रश्न आया था बिहार में एक बार कि प्रकाश पर्व, क्योंकि बिहार के पटना में ही प्रकाश पर्व मनाया गया था, तो प्रकाश पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी आपको याद रखना है, गुरु नानक से संबंधित है और सिख धर्म से संबंधित है। तो ये दोनों ही। अच्छा, ये तलवंडी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है, लाहौर के पास। ठीक है, पाकिस्तान लाहौर के पास है तलवंडी। ये भी याद रखना है। सारे पॉइंट का आप याद रखिएगा। 1469 तो जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा राजवंश गंधार कला विद्यालय से जुड़ा हुआ है? देखिए, गंधार कला विद्यालय ये अफगानिस्तान के एरिया में आता है। ठीक है। और कौन सा राजवंश इससे जुड़ा हुआ है? तो कुषाण। और कुषाण में भी पूछा जाता है कौन सा? तो याद रखना है, कनिष्क। कनिष्क राजा के समय गंधार कला शैली का विकास हुआ था। ये अफगानिस्तान में बामियान, आपने सुना होगा, बामियान की प्रतिमा जो कि अफगानिस्तान में स्थित है, वहाँ पे कुषाण कला कनिष्क के काल में शुरू हुआ था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया? तो नागार्जुन, अर्जुन का संबंध किससे है? कृष्ण से है। तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना का निर्माण किया गया। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। और ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। और ये भी आपको याद रखना है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पे स्थित है। हमारे संविधान की उद्देशिका भारत को के रूप में पढ़ती है? किस रूप में पढ़ती है? तो संप्रभु, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। ये आपको याद रखना है, संपूर्ण, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। अब 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था इसे। ये भी पूछा जाता है कि संप्रभुता, समाजवादी, लोक और पंथनिरपेक्ष कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? और ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन था? तो एवी सिकंदर या एवी अलेक्जेंडर बोल सकते हैं। ये था क्रिप्स थे, क्रिप्स जो थे उसके प्रेसिडेंट थे मिशन के। ठीक है। और पैंथिक लॉरेंस भी थे। ये तीनों आप नाम आप याद रख लेंगे, एवी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे। रेडक्लिफ सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के, जो भारत में आया था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। और अकबर के दरबार में मौजूद 9 रत्नों में से एक थे रामतनु पांडु। कई बार का पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है। और देखिए, ये कितना बार का पूछा गया प्रश्न है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको याद रखना है, इब्न बतूता मोरक्को से आया था। पहला बात ये है कि ये मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था, और उसने भारत में आके यहाँ की दीक्षा ली थी।
भारत का संविधान के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन देता है। तो किसके माध्यम से देता है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना या नीति निर्देशक सिद्धांत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भारत के संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से नागरिकों को आर्थिक न्याय का आश्वासन दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। शिवाजी का राज्याभिषेक जो है वो कब हुआ था? बहुत बार का पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है आपका 1670, 80, 27 या 74 में। सही जवाब हो जाएगा 1674, यानी कि ऑप्शन ए, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। इसमें और एक प्रश्न आता है कि गंगाधर जो थे, गंगाधर वो थे बनारस के शास्त्री थे, विद्वान थे, वाराणसी के, और उन्हीं से इन्होंने राज्याभिषेक करवाया था। वाराणसी से इन्हें बुला के गंगाधर शास्त्री को शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। दिए गए अधिकारों में से कौन सा अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान नहीं किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप इसका जवाब आराम से दे पाइएगा, क्योंकि संपत्ति का जो अधिकार है वो जो है आपका मौलिक अधिकार ना होकर ये कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट है, कानूनी अधिकार। हालांकि पहले जो था ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। और ये डेट आपको याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978 पूछा जाता है। और संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है, ये भी पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सही श्रृंखला को चुनना है। देखिए, घास, गिरगिट, कीट, पक्षी, घास, लोमड़ी, खरगोश, पक्षी, पादप, पलवक, प्राणी, पलवक, मछली, गिरे हुए पत्ते, बैक्टीरिया, कीट और लार्वा। तो इसका सही हो जाएगा, पादप को खाते हैं छोटे प्राणी यानी कीड़े मकोड़े समुद्र में, और उनको खाती हैं मछलियाँ, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दोहा विकास एजेंडा से संबंधित है? दोहा डेवलपमेंट राउंड से कौन सा संबंधित है? आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड बैंक या संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। तो सही जवाब हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संबंध है दोहा कतर से, और उसी से इसका एजेंडा जो था संबंधित था। 2001 की बात है। S&P 500 किससे संबंधित है? सुपर कंप्यूटर, ई व्यवसाय, पुल निर्माण या बड़ी कंपनियों में शेयर का सूचकांक से। तो याद रखना है आपको, इसका संबंध है बड़ी कंपनियों के शेयर का सूचकांक। तो सूचकांक शब्द आपको याद रखना है, S&P 500 का संबंध है बड़ी कंपनियों के सूचकांक से। बायोस्फीयर रिजर्व को संरक्षित करने वाला क्षेत्र है घास का मैदान, कृषि उपज, वायुमंडलीय संतुलन या आनुवांशिक विविधता। तो आनुवांशिक विविधता जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व में जो है संरक्षित रहती है, क्योंकि एक क्षेत्र को रिजर्व कर दिया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधता रहती है उसे संरक्षित किया जाता है नेशनल पार्क, सेंचुरी और रिजर्व के माध्यम से। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक। तो इसका जवाब आपको शायद याद होगा, बहुत आसान प्रश्न है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और हरिसेन जो है उसने प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किया था, ये भी आपको याद रखना है। प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण किसने किया था? तो हरिसेन ने किया था। और वीणा वन बजाते हुए किसकी चित्र है? तो समुद्रगुप्त की चित्र है, और इसे ही भारत का नेपोलियन कहा जाता था। शिशु, किशोर और तरुण, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हाल ही में एनटीपीसी में, यहाँ तक कि एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड किया गया है, सीएचएसएल में और सीजीएल दोनों में। शिशु, किशोर और तरुण की योजना है, कौन सी योजना है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की योजना है, माइक्रो यूनिट है, लघु उद्योग की योजना है या औद्योगिक विकास बैंक की योजना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एवं रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो निकली थी उसी के अंदर ये लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर और तरुण लोन दिया जाता है, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, अब हिस्ट्री का प्रश्न तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, अब आ जाते हैं साइंस के प्रश्न पे। और आज का प्रश्न है कि परितंत्र में जैविक घटकों में से उत्पाद तंत्र है। तो जैविक घटकों में से उत्पाद तंत्र कौन सा है? तो हरे पौधे हैं। देखिए, हरे पौधे ही उत्पाद करते हैं, इसलिए इसे उत्पाद तंत्र में लिया गया है। गाय, मोर, बाघ ये सारे जो है इन उत्पादों को खाते हैं। हरे पौधों को गाय खाता है, मोर जो है छोटे जीवों को खाते हैं, और बाघ अन्य जीवों को खाता है। तो याद रखना है उत्पाद तंत्र कौन सा है? हरे पौधे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सरोजिनी नायडू द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद जिन्ना, शौकत अली या मौलाना आज़ाद को। तो हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत किसे माना गया था? जिन्ना को माना गया था, क्योंकि उन्होंने 1918 में एक भाषण दिया था। और उसके बाद सरोजिनी नायडू ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं मोहम्मद अली जिन्ना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जैसे हमारे देश में
धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का एक विशेष धर्म का संरक्षण है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। और हमारे संविधान की बात करें तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म या आपके सेक्स के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये हमारे संविधान में लिखा गया है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब, नेशनल जनरल ट्रिब्यूनल, न्यू जनरल ट्रिब्यूनल या नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इसकी स्थापना कब की गई थी एनजीटी की? तो 2010 में की गई थी और इसे ही पूछा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा दिल्ली में भी हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल गया था, तो उसके लिए जो है जनहित याचिका लगाई गई थी और आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 के अनुसार लोगों को खुले हवा में यानी साफ हवा में सांस लेने का अधिकार, हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार, ये आर्टिकल 21 के अनुसार है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी ये हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन भूवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा है? कौन भूवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा? कार्बन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र या नाइट्रोजन चक्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भूवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा है हाइड्रोलॉजिकल चक्र, जो है वो आपका भूवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा है। साम्यवाद ने को महत्व दिया। साम्यवाद ने किसे महत्व दिया? आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या प्राकृतिक समानता। तो साम्यवाद ने आर्थिक समानता यानी लोगों के बीच अमीरी गरीबी नहीं रहनी चाहिए, सभी लोगों में धर्म पैसे बराबर वितरित होना चाहिए, उस तरफ फोकस किया गया साम्यवादी अर्थव्यवस्था का। तो ये आर्थिक समानता से इसका संबंध है, याद रखना है आपको। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? 1976, 1952, 1979 या 1981 में। तो कब शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य में? तो ये शामिल किया गया 1976 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन पूछा जाता है और 1976 में हुआ था। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। लोधी राजवंश द्वारा स्थापित किया गया। लोधी राजवंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या खिजर खां के द्वारा। तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि लोधी राजवंश का स्थापना किसने किया? बहलोल लोधी ने। लास्ट में लोधी है तो खिजर खां तो होगा नहीं। खिजर खां किस वंश के थे? तो सैयद वंश की स्थापना इसने की थी और लोधी वंश की बहलोल लोधी ने की थी। और लोधी वंश के बाद ही मुगल वंश आए थे और 1576 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें हार के बाद मुगल वंश की स्थापना हुई थी भारत में। निम्नलिखित में से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंदा रानाडे या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सही जवाब है इसका दादा भाई नौरोजी, जो है इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जब आ गया है तो इसे दो चीज़ें आपको याद रखना है कि पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। दूसरा है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी आपको याद रखना है कि धन निकासी का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। और किताब पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। नासिक नदी के किनारे स्थित है, तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, कृष्णा या गोदावरी। सही जवाब हो जाएगा आपका जो नासिक है वो गोदावरी नदी के पास स्थित है। पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट बोल सकते हैं, उस एरिया में जो है आपका दक्कन का एरिया में नासिक है और वहीं पे गोदावरी नदी स्थित है। ठीक है, आपको ये याद रखना, महाराष्ट्र में स्थित है। ये भी पूछेगा तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।